हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 के जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होते हैं, हम उनके आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। इन आंसर्स और क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाती हुई चलूँगी। सेकेंड थिंग इज़ कि आपके जो पैराग्राफ के बाद या किसी टॉपिक के बाद एक या दो आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड, आपकी थिंकिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, ये सेशन आपके पूरे चैप्टर समझने के लिए इनफ रहेगा। सेशन के एंड में इसका पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग हम रोज़ करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 87 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक में, क्लास 6 की। तो जो लोहे की 5 चीज़ें हमें बतानी है जिनका हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। चेयर, पेंचकस, हथौड़ा, तवा, चिमटा और भी बहुत सारी चीज़ें। एलमीरा हो जाती है, एलमीरा का यूज़ करते हैं, लोहे की होती है। ठीक है, किसी किसी के घर में स्टेयर्स भी लोहे के होते हैं। ठीक है, हमारे टैप्स होते हैं लोहे के घर में, एलमीरा होती है लोहे की। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में। अगर आप अपने आसपास देखें तो आप यहाँ के अलावा उन चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए ये तय करो कि वो शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है एक कहानी दी हुई है इस क्वेश्चन से पहले आपके बुक में पेज नंबर 90 पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है कि उन लोगों की सूची बनानी है, उनके व्यवसाय का मतलब होता है बिज़नेस या वो जो भी काम करते हैं। ठीक है, उनकी सूची बनानी है कि वो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं या फिर शहर और गांव दोनों जगह रहते हैं। तो कहानी में आए व्यक्ति देखते हैं। सबसे पहले होटल व्यवसायी। जो व्यक्ति होटल का बिज़नेस करता है वो सिर्फ शहर में रहता है, गाँव में नहीं रहता। ठीक है, माली वो होते हैं जो हमारे जो बाग बगीचे होते हैं उन सब का ध्यान रखता है। ठीक है, फूलों को रेडी करता है, फूलों की देखभाल करता है, गार्डन की देखभाल करता है वो शहर और गांव दोनों में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि शहरों में भी बगीचे होते हैं और गांव में भी बगीचे होते हैं। कुम्हार कौन होता है? कुम्हार वो होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, वो सिर्फ गाँव में रहता है, आपने कभी भी शहरों में कुम्हारों को नहीं देखा होगा। नेक्स्ट है हमारा घास काटने वाला। घास काटने वाले जो होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बाग बगीचे शहरों में भी होते हैं, गांव में भी होते हैं, खेत वगैरह। तो जो घास काटने वाले होते हैं वो दोनों जगह रहते हैं, शहर और गांव में। व्यापारी वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, होलसेल वाले, तो वो सिर्फ शहरों में देखने को मिलते हैं। गाँव में ज़्यादातर सामान रिटेल पर ही मिलता है, होलसेल का सामान वो लोग शहरों से ही लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा घोड़े के व्यापारी, यानी कि जो लोग घोड़े का बिज़नेस करते हैं। आपने देखा होगा ना, काफ़ी सारे लोगों के पास घोड़े होते हैं, अस्तबल होता है पूरा। वो व्यापारी जो घोड़े बेचते हैं या ख़रीदते हैं, तो वो गांव और शहरों दोनों जगह में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी आपकी बुक में, पेज नंबर 90 पर। ये क्वेश्चन उसी स्टोरी से लिया गया है कि जो घोड़े का व्यापारी था वो गाँव से शहर क्यों आया था। ठीक है, जो घोड़े का व्यापारी था, वो नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी, कि जो घोड़े का व्यापारी था वो घोड़े बेचने के लिए आया होगा। क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थीं? उत्तर के कारण बताओ। एनसीईआरटी की पेज नंबर 90 पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो महिलाएं थी ना कहानी में, वो व्यवसायों को अपना सकती थी, यानी कि जो बिज़नेस होता था, क्या वो महिलाएं वो बिज़नेस कर सकती थी? ये बताना है, अगर कर सकती थी तो क्यों। देखिए, जो महिलाएं होती हैं वो व्यवसाय को नहीं कर सकती थी क्योंकि वो घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थी तथा घर से बाहर कम ही निकलती थी। जो लेडीज़ होती हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जो बाहर के बिज़नेस होते हैं वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लेडीज़ के पास, एक हाउसवाइफ के पास घर में इतना ज़्यादा काम होता है कि वो पूरा टाइम 24/7 उन्हीं कामों में व्यस्त रहती हैं और वो बाहर का कोई भी बिज़नेस हैंडल नहीं कर सकती। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। सांची की मूर्ति कला। आपने सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा होगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ये बहुत ही फेमस स्तूप है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। ये एक मूर्ति कला का नमूना है।
ठीक है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वो ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर की। यहाँ पर सांची के स्तूप के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अगर हम डिटेल से सांची के स्तूप की बात करें तो वो हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। आपकी बुक का जो चैप्टर है लास्ट हमें यहाँ पर बताना है कि इसकी जो दीवारें हैं सांची के स्तूप की, लकड़ी की बनी है या पत्थर की। बस ये दीवारें जो है ना वो तराशे हुए पत्थरों से बनी हुई हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो पुराने किले हैं उन पर बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बारीकी से नक्काशी की हुई होती है। ठीक है, तो ये नक्काशी पत्थरों पर की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन कीजिए। अब इस क्वेश्चन से पहले आपका कोई पैराग्राफ, कोई पिक्चर्स दी हुई होंगी, ठीक है, उनके बारे में हमें बताना है कि इनकी छतें कैसी हैं और इनकी जो रेलिंग्स बनी हुई हैं वो लकड़ी की बनी है या नहीं, ये बताना है। तो इसकी जो रेलिंग है वो वाकई लकड़ी की ही बनी है और इमारतों की जो छतें हैं वो पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 92 पर दिया हुआ है। बेरी गाज़ा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। बेरी गाज़ा एक जगह का नाम है जहाँ का वर्णन किया गया है आपके इस चैप्टर में। इसमें हमें ये बताना है इस जगह से कौन कौन सी चीज़ें दूसरी जगहों पर भेजी जाती थी और दूसरी जगहों से ख़रीदी जाती थी या मंगाई जाती थी। तो देखिए, बेरी गाज़ा से आयात होने वाली चीज़ें, बेरी गाज़ा से शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के आयात होते थे मतलब मंगाए जाते थे। अब निर्यात का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो हम बेरी गाज़ा से दूसरी जगहों पर भेजते थे। तो बेरी गाज़ा से निर्यात होने वाली चीज़ें थी हमारी हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, ये सब क्या होता था, बेरी गाज़ा से दूसरी जगह भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 92 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। कोई ऐसी दो चीज़ों के नाम बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा काल में नहीं हुआ था। तो हड़प्पा युग जो था उसमें घोड़े और रागी का प्रयोग नहीं हुआ था। रागी एक प्रकार का अनाज है, इसका प्रयोग हड़प्पा काल में नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 93 पर दिया हुआ है। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे? ठीक है, इसका मतलब होता है सफ़ेद धान का, चावल को बोलते हैं कि व्यापारी चावल कैसे ख़रीदते थे। तो पुराने टाइम में तो यही होता था ना कि लोग एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेते थे। ठीक है, जैसे कि एक व्यापारी है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कपड़े वाला है, तो वो कपड़े दे के अनाज वाले से अनाज ले लेता है। उसे कपड़े दे देगा क्योंकि उसे कपड़े की ज़रूरत है और उसे अनाज की ज़रूरत है, तो वो उससे अनाज ले लेगा। तो उस टाइम में जो सफ़ेद धान का विनिमय करते थे ना, वो व्यापारी नमक देकर करते थे। हम सबको पता है कि नमक उस टाइम में कितना ज़्यादा वैल्यूएबल था। आज तो नमक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस है नमक के, बट उस टाइम में नमक की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। पेज नंबर 93 पर हमारा 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, जो है हमारा कि वो किस तरह यात्रा कर रहे हैं। वो मतलब यानी कि व्यापारी यात्राएं किस तरह कर रहे हैं। ये पैराग्राफ से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर खुद मिल जाएंगे। व्यापारी रेतीले रास्ते पर गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 94 पर दिया हुआ है। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की सूची बनाइए। यानी कि मथुरा जो उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, वहाँ के जो लोग हैं वो कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, हमें ये बताना है। और ऐसे व्यवसाय बताने हैं जो हड़प्पा काल में थे ही नहीं। जो मथुरा के लोग थे वो मूर्तियाँ बनाते थे, बुनाई करते थे, लोहा बनाते थे, टोकरी बनाते थे, माला बनाते थे, इत्र बनाते थे। ठीक है, और क्या करते थे, इन सारे कामों में जुटे हुए थे। और एक ऐसा काम बताना जो हड़प्पा काल में नहीं होता था, तो वो था इत्र बनाना। हड़प्पा काल में सभी काम होते थे बट इत्र नहीं बनाया जाता था। इत्र बनाने का व्यवसाय हड़प्पा में नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 95 पर। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। ठीक है, उन महिलाओं की हमें सूची बनानी है जिन्हें निरीक्षक जो होता था, यानी कि किसी भी व्यवसाय का कोई हेड जो होता था, वो उन्हें नियुक्त कर सकता था। तो वो काम थे विधवाएं, ठीक है, यानी कि जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है वो महिलाएं, सक्षम असक्षम महिलाएं। सक्षम मतलब जो भी किसी काम को करने में एबल हैं, अक्षम मतलब जो किसी काम को करने में एबल नहीं हैं, वो महिलाएं। भिक्षुणियाँ, इससे पहले हम चैप्टर में बात कर चुके हैं, लास्ट वाले भिक्षुणियाँ, यानी कि जो लोग इधर उधर से लोगों से चीज़ें मांगकर अपना गुजारा भत्ता करते हैं। वृद्धा वैश्याएँ, यानी कि बूढ़ी औरतें। अवकाश प्राप्त दास और दासियाँ, वो नौकर नौकरानियाँ जो छुट्टी पर होते हैं।
अवकाश प्राप्त देवदासियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो पेज नंबर 95 पर दिया हुआ है। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? ये बताना है हमें, जब महिलाएं काम करती थी तो क्या उन्हें किसी तरह की मुश्किलें होती थी? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है। अगर आप एक गर्ल हो या आप अपने घर में अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, अपनी ग्रैंड मदर को देखते हो तो उनको काम करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। ठीक है, औरतें जो होती हैं वो अपना काम समय पर पूरा नहीं करती तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जुर्माना देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम घर की बात करें तो आपकी मदर अगर टाइम पे काम पूरा नहीं करती तो उनको ग्रैंड मदर की डांट सुननी पड़ती है, ग्रैंड फादर की डांट सुननी पड़ती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो मदर के खुद के बच्चे रूड हो जाते हैं कि आपने खाना टाइम पर नहीं बनाया, आपने हमारा बैग पैक नहीं किया, आपने हमारा टाइम टेबल मेनटेन नहीं किया। ठीक है, कभी कभी फादर से भी डांट पड़ती है। इसी तरह से महिलाओं को हर तरह से काम पूरा ना करने पर किसी न किसी तरह का जुर्माना भुगतना पड़ता था। ठीक है, उस टाइम में क्या होता था, जुर्माने के रूप में महिलाओं को अपना अंगूठा तक भी कटवा देना पड़ता था। पेज नंबर 96 पर एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्यों की सूची बनाइए। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि रोम के साथ संबंध कैसे थे। हड़प्पा के जो लोग थे उनके रोम के साथ संबंध कैसे थे और उनके जो साक्ष्य हमें मिले हैं हमें उनकी सूची बनानी है। तो देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा एक तरह का पात्र था, कोई मटका कह सकते हैं, हम मिट्टी का घड़ा बोल सकते हैं। ये हमें पात्र मिले, इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो रोम के साथ बिजनेस करते थे। फिर है एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। ठीक है, हमें क्या मोहर लगे हुए लाल चमकदार बर्तन मिले हैं दोनों जगहों से, जिससे हमें पता चलता है कि ऐसे व्यापार होता था, दोनों के बीच संबंध थे। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कल्पना करो, ये क्वेश्चन आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। तुम बेरीगाज़ा में रहते हो और पत्तन देखने निकले हो। तुम क्या क्या देखने को मिला, तुम्हें को क्या क्या देखने को मिला? ये इसका जो आंसर है ये मैंने अपनी थिंकिंग, अपनी इमेजिनेशन पर लिखा है। आप चाहें तो आप एक बार आंसर रीड करके अपनी इमेजिनेशन पर लिख सकते हैं या अपने एक्सपीरियंस पर भी आंसर को लिख सकते हैं। बेरीगाज़ा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाली नावों को चलाना नाविकों के लिए बहुत मुश्किल होता था। यहाँ कुशल और स्थानीय मछुआरे ही नाव तथा जहाज़ों को पत्तन तक ला पाते थे। यहाँ पर शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात हो रहा था, जबकि हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दाँत, गोमेटा, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र जैसी वस्तुओं का यहाँ से निर्यात किया जा रहा था। अब हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो हमारे चैप्टर के एंड में दिए हुए होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खाली जगह भरे, जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स होती है उनको देखते हैं। तमिल के बड़े भूस्वामी को, यानी कि तमिल जगह है वहाँ पर जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, यानी कि बड़ी बड़ी ज़मीनों के जो मालिक होते थे, उन्हें वेल्लला कहा जाता था। ठीक है, ख है हमारा ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्राहा दास और मज़दूरों द्वारा खेती की जाती थी। जो ग्राम भोजक होते थे, ठीक है, उनकी जो ज़मीनें होती थी उन पर कौन खेती करता था? दास और मज़दूर। दास का मतलब नौकर होता है। ग देखते हैं, तमिल में हलवाहे को डैश कहते थे, यानी कि जो तमिल भाषा है उसमें हलवाहे को क्या कहा जाता था? उसमें हलवाहे को उड़वार कहा जाता था। ठीक है, तमिल भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। ठीक है, जो गृहपति होते थे वो कौन होते थे? छोटे या फिर स्वतंत्र, जिन पर किसी का कोई कब्ज़ा ना हो, जिन पर किसी का कोई स्वामित्व ना हो, वो भूस्वामी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्राम भोजकों के काम बताइए, वो शक्तिशाली क्यों थे? यानी कि जो ग्राम भोजक होते हैं उनके हमें काम बताना है, वो क्या काम करते थे और वो शक्तिशाली क्यों थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जो ग्राम भोजक होते थे वो कौन होते थे? तो जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी और सबसे ज़्यादा ज़मीनों का मालिक होता था, वही ग्राम भोजक होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मज़दूर काम करते थे। अब इनके पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें तो होती थी, लेकिन ये पूरी ज़मीनों पर खुद अकेले तो काम नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या करते थे? दास नियुक्त करते थे, मज़दूर नियुक्त करते थे और उनसे अपने खेतों पर काम कराते थे। इसके अलावा वो प्रभावशाली होते थे, क्योंकि राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देता था। अब जो ग्राम भोजक होते थे, जाहिर सी बात है जब उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होंगी तो उनका गांव में रुतबा होगा, एक
लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे, राजा की नज़रों में उनकी इज़्ज़त होगी। ठीक है, राजा क्या करता था, जितने भी लोगों से टैक्स वसूला जाता था ना, वो सारा काम ग्राम भोजकों को दे देता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। न्यायाधीश मतलब अगर गांव में कुछ भी होता है, कोई लड़ाई झगड़ा, चोरी, मारपीट, तो उन सब में क्या करते थे, ये न्यायाधीश का काम करते थे, मतलब जज बनते थे। कौन सही है, कौन गलत है, आगे क्या होगा, किसको कौन सी सज़ा सुनाई जाएगी, हर तरह के मसलों में ये न्यायाधीश बन जाते थे। ठीक है, और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाँवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाइए। तो बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार, ये सब जो लोग हैं गाँव और शहरों दोनों जगह में रहते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सही जवाब बताना है। वल्लकूप का उपयोग नहाने के लिए होता था, कपड़े धोने के लिए होता था, सिंचाई के लिए होता था, या फिर जल निकास के लिए किया जाता था। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4, जल निकास के लिए। यानी कि जो वल्लकूप होते हैं उनका उपयोग जल निकासी के लिए किया जाता है, पानी निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के चांदी के होते थे, सोने के, टीन के या हाथी दांत के बने होते थे। तो इसका राइट आंसर है हमारा आंसर नंबर 1, चांदी के होते थे आहत सिक्के। मथुरा, मथुरा क्यों महत्वपूर्ण है, गांव के लिए, पत्तन के लिए, धार्मिक केंद्र के लिए या जंगल क्षेत्र के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, धार्मिक केंद्र के लिए। मथुरा जो उत्तर प्रदेश की एक सिटी है वो धार्मिक केंद्र के लिए फेमस है। ठीक है, श्रेणी, श्रेणी शासकों की, शिल्पकारों की, कृषकों की या पशुपालकों का। मतलब जो ग्रुप होता है, एक श्रेणी ग्रुप को बोलते हैं, वो किसका ग्रुप होता है, शासकों का ग्रुप होता है यानी कि राजाओं का, शिल्पकारों का यानी कृषकों का जो कृषि करते हैं, या पशुपालकों का जो पशुओं को पालते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, शिल्पकारों का एक संघ होता है श्रेणी। आगे चलते हैं, आओ चर्चा करें। पेज नंबर 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते होंगे? देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे औजार दिख रहे हैं, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा खेती के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और बाकी किस काम आते हैं। तो देखिए, खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी और हंसिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए सणसी का प्रयोग किया जाता था। सणसी, सणसी आपने नॉर्मली अपने मम्मी पापा से किचन में सुना होगा नाम, उसे हम अगर यहाँ पर अगर सणसी लिखा है तो हम उसे सनसी बोल देते हैं। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात करें हम, तो उससे हम कभी कभी चाय वगैरह बनाते हैं तो उसके बर्तन को पकड़ लेते हैं ताकि हम उसे गर्म ना लगे और हम इजीली उसे पकड़ सकें। जो खेतों में जिस औजार का यूज़ होता है वो कुल्हाड़ी और हंसिया है। आपने हंसिया भी सुना होगा, घास काटने के लिए यूज़ होता है। कुल्हाड़ी ज़मीन खोदने के लिए यूज़ होता है खेती के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए। मतलब आपके शहर की जो वाटर मैनेजमेंट है, पानी लेने की जो व्यवस्था है, उनका आपको कंपैरिजन करना है दूसरे शहरों के साथ। ठीक है, इनमें क्या क्या आपको समानताएं दिखी और क्या क्या असमानताएं दिखी, क्या क्या अंतर दिखे, आपको यहाँ पर वो बताना है। यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड अपने शहर का वर्णन कर सकते हैं। एक बार आप ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। मतलब जो जल निकासी व्यवस्था है वो बहुत ही मैनेजमेंट के साथ किया गया है। इस तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया था। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वो व्यवस्था प्राचीन है। मतलब ये कि पहले भी पानी योजनाबद्ध तरीके से निकाला जाता था, अब भी पानी योजनाबद्ध तरीके से निकाला जाता है। सारी समानताएं हैं, बस एक ही असमानता है। वो असमानता ये है कि आज की जो पानी लेने की जो व्यवस्था है वो आधुनिक है और पुरानी प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फैंस का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी। लेकिन आज की जो व्यवस्था है इसमें मजबूत चीज़ें तैयार की गई हैं ताकि आसानी से पानी को निकाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। ठीक है, संकेत उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है और वो किस तरह के औजारों का उपयोग करते हैं, तब तैयार माल का क्या होता है आदि। ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। आप किसी भी शिल्पकार के पास जा सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि वो कच्चा माल कहाँ से लेते हैं, सामान कैसे तैयार करते हैं, फिर सामान तैयार करने के बाद उनका क्या करते हैं। मैंने अपना कुछ आंसर लिखा है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप खुद एक्सपीरियंस करके भी लिख सकते हैं। मैंने बड़ा ही शिल्पकार को काम करते देखा है। वो लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से ख़रीदता है,
टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काट कर लाई जाती है। वो कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंग, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाली हथौड़ी का प्रयोग करता है। तैयार माल के रूप में मेज़, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाइए। मतलब आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, वहाँ के लोगों की आपको एक सूची बनानी है। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं, हमें ये बताना है। मैं शहरों के परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देख चुकी हूँ। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल सिटीज़ या स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही बाहर का काम करते हैं। लेडीज़ तो घर का भी काम करती हैं और फिर बाहर का भी काम करती हैं। बट अगर हम गांव में देखें ऐसा, जो छोटे छोटे से सिटीज़ हैं, जो छोटे छोटे से गांव हैं, आज भी वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए हैं। वहाँ आज भी लेडीज़ सिर्फ घर का ही काम करती हैं, बाहर का काम नहीं करती, और उनका बाहर जाना गलत भी समझा जाता है फैमिलीज़ में। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वो एक धार्मिक केंद्र भी था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र था। मथुरा जो है वो आज भी धार्मिक केंद्र है। ठीक है, मथुरा में मूर्तियाँ बनाने का काम सबसे ज़्यादा होता है। ये यातायात और व्यापार दोनों का केंद्र है। आज का जो हमारा सेशन है चैप्टर नंबर 9 का, वहीं ख़त्म हो जाता है। खुशहाल गाँव समृद्ध शहर, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।